तो हाफस्टेडर प्रयोग में जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होता है उसके फलस्वरूप नाभिक रिकॉइल होता है, प्रतिक्षिप्त होता है। तो प्रतिक्षिप्त नाभिक की ऊर्जा En है और आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E हो तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E डैश बराबर हो जाएगी E माइनस En। ठीक है। तो हाफस्टेडर और उनके साथियों ने अलग अलग उच्च ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉनों से परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिकीय आवेश घनत्व निम्न सूत्र के अनुसार वितरित होता है। हाफस्टेडर और उनके साथियों ने अलग अलग नाभिकों का प्रयोग किया और अलग अलग ऊर्जाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रकीर्णन कराया। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है वो उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो हम तरंगदैर्घ्य को ऊर्जा से निर्धारित कर सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तित करके हम निश्चित तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। जिस नाभिक से प्रकीर्णन कराया जाता है तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रकीर्णित होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य नाभिक के आकार की कोट की होती है। ठीक है ना। तो इस सिद्धांत का उपयोग करके तो अलग अलग नाभिकों को लिया गया, अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को लिया गया और उन सभी प्रयोगों का निष्कर्ष निकालकर ये सूत्र नाभिकीय आवेश घनत्व का ये सूत्र प्राप्त किया गया। रो आर यानी घनत्व, आवेश घनत्व रो सेंटर से, नाभिकीय सेंटर से दूरी के सापेक्ष ये आर दूरी है, इज इक्वल टू रो 0 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस कैपिटल आर अपॉन ए। यहाँ जो R0 है वो है नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व, नाभिक के जो केंद्र पर है वो आवेश घनत्व है। ये जो सूत्र है इसको हम बोलते हैं फर्मी वितरण। इस सूत्र को फर्मी वितरण कहते हैं। समीकरण 3 को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो ऊपर मैंने चित्र बनाए थे ये जो चित्र है ये y अक्ष पर ले लिया हमने आवेश घनत्व रो आर, x अक्ष पर ले लिया नाभिकीय त्रिज्या r। तो जब प्रयोगों द्वारा जो घनत्व निकला वो इस कर्व के अनुसार, ये जो कर्व है इसके अनुसार वितरित होता है। ये कर्व है। तो इस कर्व से हम देख सकते हैं कि सेंटर से, ये सेंटर है 0 है आर की वैल्यू, सेंटर से कुछ दूरी तक तो घनत्व कांस्टेंट रहता है R0। और जैसे जैसे हम सतह के पास पहुंचते हैं तो सतह के नज़दीक जो घनत्व है उसमें परिवर्तन, कमी आती जाती है और यहाँ पर ये घनत्व शून्य हो गया। ठीक है ना। तो ये जो सतह पर ये 4.4a जो डिस्टेंस है, यानी जहाँ पर घनत्व अधिकतम घनत्व का 90% हो और दूसरी स्थिति जहाँ पर घनत्व अधिकतम घनत्व का 10% हो, उन दोनों दूरियों के बीच, उन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है उसको हम 4.4a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो इस चित्र जो अभी मैंने दिखाया था उसमें एक क्लियर है कि रो 0 नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व है, r बराबर r यानी त्रिज्या, यानी केंद्र से वह दूरी जहां पर घनत्व अधिकतम घनत्व का आधा रह जाए उसको हम मान सकते हैं नाभिक की त्रिज्या। ये चित्र देखिए, ये देखिए अधिकतम घनत्व है रो 0 और आधा घनत्व हो गया रो 0/2 इस स्थान पर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ केंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी नाभिक की त्रिज्या। यहाँ पर इस स्थान पर जो घनत्व है नाभिकीय आवेश का घनत्व वो अधिकतम घनत्व का जो केंद्र पर आवेश घनत्व है उसका आधा है।
तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम नाभिकीय त्रिज्या। तो r इज इक्वल टू आर पर आवेश घनत्व आधा रह जाता है, अर्थात r यानी वो केंद्र से वह दूरी जहां आवेश घनत्व का मान अधिकतम आवेश घनत्व कितना है, रो जीरो का आधा हो जाता है, उसको हम r को क्या बोलते हैं, उस दूरी को नाभिक की त्रिज्या का माप माना जा सकता है। उस दूरी को हम नाभिक की त्रिज्या की माप मान सकते हैं, क्योंकि नाभिक की जो बाउंड्री है, त्रिज्या जो सरफेस है, वो एकदम शार्प नहीं होती, घनत्व एकदम शार्पली जीरो नहीं होता, डिके करता है धीरे धीरे। शार्पली जीरो होता तो एग्जैक्ट वहीं पर हम त्रिज्या मान लेते, लेकिन चूंकि धीरे धीरे घनत्व कम हो रहा है, तो जो अधिकतम घनत्व उसका जो आधा जहां रह जाता है, उस दूरी को हम नाभिक की त्रिज्या की माप कहते हैं। और जो ए पैरामीटर है, या जो ए आया है, ये नाभिक की सतह की माप कहलाती है, नाभिक की सतह की माप। तो ए नाभिक की सतह की मोटाई का माप होता है। वह दूरी, यानी ए कौन सी दूरी है, वह दूरी जिसमें आवेश घनत्व 90% से घटकर 10% रह जाए, यानी वह दूरी जिसमें आवेश घनत्व का मान 0.9 रो जीरो से घटकर 0.1 रो जीरो, यानी 90% से घटकर 10% हो जाता है, उस दूरी को नाभिक की सतह की मोटाई कहते हैं। और उसका मान कितना होता है, 4.4 a, जो चित्र में मैंने बताया था 4.4, यानी यहाँ पर घनत्व है 90% और यहाँ घनत्व हो गया 10%, तो इस बीच की जो दूरी है उसको 4.4 a कहलाती है। ये कहलाती है नाभिक की सतह की माप। ठीक है, तो ये नाभिक की सतह की माप कहलाती है। अब सूत्र तो निकाल लिया, अब विभिन्न तत्वों के नाभिकों का प्रयोग करके जो प्रयोगों से प्राप्त जो परिणाम प्राप्त हुए, उनका भी ग्राफ खींचा गया। तो चित्र 3 और 4 में 3 नाभिकों, ऑक्सीजन 16, Ag 109 और लेड 208 का एक ग्राफ खींचा गया, जिसमें आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के परिणामों की तुलना की गई है। ये जो चित्र है, ये देखिए, इसमें हमने आवेश घनत्व लिया है और इस चित्र में हमने लिखा है नाभिकीय घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। तो इसमें देखिए ग्राफ लगभग जैसा ऊपर ग्राफ था, ये जो चित्र 2 में दिखाया गया ग्राफ, केंद्र से कुछ दूरी तक कांस्टेंट रहता है घनत्व, तो फिर डिक्रीज होता जाता है। तो वही वैसे ही लगभग परिणाम प्राप्त हुए, केंद्र से कुछ दूरी तक कांस्टेंट, फिर ये डिक्रीज कर गया ऑक्सीजन के लिए, ये Ag के लिए डिक्रीज कर गया, ये लेड का कर्व है। इसी तरह से द्रव्यमान घनत्व, ये ऑक्सीजन के लिए, ये Ag के लिए और ये लेड के लिए। तो ये जो कर्व है, ये लगभग वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे हमने प्रयोगों द्वारा जो सूत्र निकाला था, उस सूत्र का जो ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में जैसे चित्र हमें प्राप्त हुए, जैसा कर्व प्राप्त हुआ, प्रयोगों द्वारा भी लगभग वैसा ही कर्व हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चित्र 3 और 4 में 3 नाभिकों के लिए प्रयोगों से प्राप्त आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के परिणाम की तुलना की गई है। चित्रों से स्पष्ट है कि नाभिकीय पदार्थ का वितरण नाभिकीय आवेश के वितरण के समान ही माना जा सकता है। इस चित्रों में देखिए, ये आवेश वितरण का है, ये द्रव्यमान वितरण का है, तो दोनों ही कर्व लगभग एक जैसी हैं। यानी जैसे जैसे आवेश वितरित होगा नाभिक पे घनत्व वाइज, वैसे ही उसका द्रव्यमान वितरित हो रहा है। लगभग ज़्यादा अंतर आवेश वितरण में और द्रव्यमान वितरण में ज़्यादा अंतर नहीं है। चित्र 2, जो सूत्र से हमने चित्र बनाया था ग्राफ आवेश घनत्व का, उससे क्या चीज क्लियर होती है कि नाभिक के केंद्र से कुछ दूरी तक तो घनत्व स्थिर रहता है। नाभिक के केंद्र से कुछ दूरी तक तो कर्व एक्स अक्ष के पैरेलल है, आर अक्ष के पैरेलल है, स्थिर रहता है। फिर धीरे धीरे कम होता जाता है और सतह पर शून्य हो जाता है।
जो कर्व है, ये जो कर्व है नाभिक से कुछ दूरी तक तो स्थिर रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता है और सतह पर जाकर जीरो हो जाता है। यहाँ पर आकर ये जीरो हो गया। तो ये इस तरह का आवेश वितरण होता है। सतह पर घनत्व लगभग धीरे धीरे कम होता है और सतह पर शून्य हो जाता है। यदि सतह के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो सभी नाभिकों के में आवेश घनत्व और नाभिकीय पदार्थ का घनत्व लगभग समान रूप से वितरित रहता है। यानी अगर हम इस चित्र को देखें तो इस सतह के प्रभाव को छोड़ दें, ये जो 4.4 a है, इस दूरी को अगर छोड़ दें हम तो देखेंगे कि पूरी नाभिक में लगभग जो आवेश घनत्व है और द्रव्यमान घनत्व है वो लगभग समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है। नाभिक के केंद्र से वह दूरी जहां पर द्रव्यमान घनत्व का मान आधा रह जाता है उसे नाभिक की त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, या तो आवेश घनत्व आधा हो जाए या द्रव्यमान घनत्व आधा हो जाए, उस दूरी को हम नाभिक की त्रिज्या की माप कहते हैं। विभिन्न प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त हुए उनसे ये निष्कर्ष निकला जो नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होती है। यानी r = r0 a to the power 1/3। r0 एक नियतांक है। यहाँ पर जो r0 का मान है वो हल्के नाभिकों के लिए यानी 50 द्रव्यमान संख्या से कम वाले नाभिकों के लिए इसका मान होता है 1.32 फर्मी, और 50 से अधिक वाले द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए इसका मान होता है 1.2 फर्मी। अब मान लीजिए किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या a है, प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान mn है, नाभिक का आयतन v है और नाभिक की त्रिज्या r है। तो नाभिक की घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे संख्या। कुल न्यूक्लियनों की संख्या a है और उसमें एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान mn है, तो कुल द्रव्यमान हो गया a × mn, आयतन है v, तो घनत्व हो गया AMN/v। एक न्यूक्लियन का जो लगभग द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 और आयतन हो जाएगा नाभिक का 4/3 पाई r³, क्योंकि r नाभिक की त्रिज्या है, ये हमने माना है यहाँ पर r नाभिक की त्रिज्या। इन सभी का मान अगर हम रख दें और r का मान अभी हमने निकाला था, ये रहा r = r0 1/3। तो इसका अगर हम यहाँ मान रखें तो ये हो जाएगा r0³ और इंटू a से a कैंसिल हो जाएगा, और इसमें r0 का मान अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस पूरे घनत्व का जो मान आता है वो आता है 1.816 × 10⁻17 kg/m³। यानी या इसको हम kg/cm³ में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.82 × 10⁻11 kg/cm³। यानी 1 cm³ में अगर केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन भर दिए जाएं तो उस 1 cm³ का जो द्रव्यमान होगा वो 1.82 × 10⁻11 किलोग्राम होगा। अब देखिए इस घनत्व के सूत्र में कहीं भी a नहीं आ रहा है, a कैंसिल होगा यहाँ पर। तो यानी लगभग सभी द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का घनत्व एक जैसा होता है। यानी कि ये नहीं कि हल्के नाभिक का घनत्व कम हो, भारी नाभिक का घनत्व अधिक हो, नाभिकीय द्रव्यमान का घनत्व ऐसा नहीं होता, क्योंकि रो का मान a पर निर्भर नहीं करता है। अतः सभी नाभिकों के लिए रो का मान लगभग एक समान होता है। या तो चाहे हम यूरेनियम का नाभिक ले लें, चाहे ऑक्सीजन का नाभिक ले लें, चाहे कार्बन का नाभिक ले लें, चाहे आयरन का नाभिक ले लें, सभी नाभिकों का जो घनत्व है द्रव्यमान घनत्व वो या आवेश घनत्व वो एक जैसा एक समान होता है। नाभिकीय द्रव्यमान बहुत ही यानी ये जो डेंसिटी है बहुत अधिक है। यानी 1 cm³ छोटा सा, देखने में तो बहुत छोटा होगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा वो
1.82 इंटू 10⁻11 किलोग्राम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान। तो यानी बहुत सघन ये द्रव्यमान होता है, बहुत सघन होता है। तो नाभिकीय द्रव्यमान बहुत ही घना होता है तथा यह बहुत अधिक संपीड़ित अवस्था में होता है, बहुत ही डेंस्ड कंप्रेस्ड अवस्था में होता है।